हेलो चैंपियन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स मैक इजी पर। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ रहे थे राजा, किसान और नगर। इसमें हमने 3 पार्ट पढ़ा था। आज इसका चौथा पार्ट है। अगर आप लोगों ने 3 पार्ट नहीं देखा है तो पहले 1 से 3 पार्ट देख लिए, उसके बाद ये क्लास करना। ठीक है, तो ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद 5वां पार्ट भी आएगा। आज हम थोड़ा पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में इस चैप्टर को पूरा ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े थे, ताकि अच्छे से समझ आए ये क्लास और आने वाले क्लास भी। तो हमने देखा था कि कैसे छठी शताब्दी ईसापुर में बहुत सारे चेंजेस आए। जो महाजनपद था उसका उदय हुआ। हमें 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है। जो ग्रंथ थे, बौद्ध ग्रंथ और जो जैन ग्रंथ थे, उससे भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है उसमें। ठीक है, तो हमने पढ़ा था जो मगध महाजनपद था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उसके कई रीज़न थे। एक तो जो गंगा थी वो और जो उसकी जो उपनदियाँ थी, उससे जो आवागमन था वो बहुत सस्ता व सुलभ था। इसके अलावा जो वहाँ फसल होती थी वो काफ़ी अच्छी होती थी, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा थी, तो फसल के लिए भी पानी की कोई कमी नहीं थी। इसलिए फसल अच्छी जगह थी, वो ज़मीन थी उपजाऊ थी। इसके अलावा जो जंगल में हाथी होता था, उसका इस्तेमाल कर लेते थे सेना के रूप में। इसके साथ हम देखेंगे कि कैसे जो आज का झारखंड है वो उस वक्त बिहार में था। तो हम देखेंगे जो झारखंड है वहाँ से जो लोहे है वहाँ वहाँ से वो मिल जाता था आसानी से, जिससे जो लोहे है उससे उपकरण बनाते थे, हथियार बनाते थे और युद्ध में उसका इस्तेमाल होता था, जिससे और ज़्यादा जो मगध था वो शक्तिशाली हुआ। इसके अलावा एक और रीज़न है, जो वहाँ के शासक था उसकी जो नीति थी वो, और जो लीडर थे उस वक्त की जो शासक थे, उससे काफ़ी अच्छी नीति थी। जो शक्तिशाली शासक थे उसकी वजह से जो मगध साम्राज्य था और समृद्ध हुआ। उसके अलावा अलग अलग ये ज़्यादा फैला। और जो इसकी जो राजधानी थी वो थी, शुरू में राजगीर थी, लेकिन हम देखेंगे 34 शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते पाटलिपुत्र हो गई। पाटलिपुत्र जो आज का पटना है। ठीक है, हमने देखा है कि कुछ जो मगध के शासक थे, जैसे महापदानंद हो गया, बिम्बिसार हो गया, यासोतु, ये सब उस वक्त की शक्तिशाली और इसकी जो नीति थी वो काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से मगध इतना फला फूला। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जो मौर्य साम्राज्य था उसका एस्टैब्लिश हुआ 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। इसके अलावा उसके एक मंत्री थे चाणक्य, जिसका अलग नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी है। उसने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसके हमें उस वक्त की प्रशासनिक व्यवस्था और राजनीति के बारे में पता चलता है। इसके अलावा एक यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक का नाम है इंडिका। उसने बताया कि उसमें कि कैसे एक समिति थी तथा 6 उप समिति थी, उसके बारे में उसने अच्छे से वर्णन किया कि कैसे कैसे जो उप समिति थी कैसे काम करती थी। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो दक्षिण थे उसमें सरदार और सरदारियों का उदय हुआ कैसे। हम जो सरदार थे वो कर नहीं लेते थे। ठीक है, वो भेंट लेते थे, और उसका जो वो वंशानुगत होता था, जो सरदार सरदारी थे वंशानुगत होते थे। इसके बाद हमने अगली क्लास में पढ़ा था भूमिदान। भूमिदान के बारे में। ठीक है, कैसे जो धार्मिक स्थान है वहाँ उसको, और जो ब्राह्मण है उसे दान दिए जाते थे। ठीक है, जो ब्राह्मण था वो कर उसको अदा नहीं करना था, लेकिन वो कर वसूल कर सकते थे। इसमें हमें पता चलता है कि एक जो चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त शासक के सबसे महान शासक था, उसकी एक पुत्री थी। ठीक है, उसने दान दिया था, दंगून गांव दान दिया था। हमें ये भी पता चलता है कि जो मनुस्मृति थी, वेदिक ग्रंथ हमने पढ़ा था, वो उसमें महिलाओं को धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं देती है। लेकिन हम देखेंगे एक्सेप्शन केस है कि जो प्रभावती गुप्ता थी, उसने दंगून गांव वो भेंट में दिया था। ये सब हमने पढ़ के आया था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे नगर व्यापार। हमने शासक के बारे में पढ़ लिया, जनपद के बारे में पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे जनपद। जनपद क्या होता है? जनपद वो क्षेत्र होता है जहाँ कोई लोग अपना पाँव रखता है और वो बस जाता है। जन और पद, जन मतलब लोग, पद मतलब पैर। ठीक है, तो इस वो जनपद कहलाता है। आज हम पढ़ेंगे नगर और व्यापार। उस वक्त की जो नगर व्यवस्था थी, नगर कैसी थी और व्यापार कैसे कैसे होता था, वो हम देखेंगे। जैसे हम बात करेंगे वो आए उन नगरों की बात करेंगे जिनका विकास लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, वो जो उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में हुआ। जैसे कि हमने पढ़ा, जो अधिकांश नगर थी वो महाजनपदों की राजधानी थी। यह प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। ठीक है, जाहिर सी बात है, जहाँ संचार मार्ग होगी वहाँ ही नगरें विकसित होगी, जहाँ पानी होगी, ठीक है, वहाँ ही नगरें होती थी पहले। अभी भी देखते हो कि जो शहर है, पुराना शहर है, वो भी नदी के, कोई ना कोई नदी के किनारे ही बसा हुआ है। ठीक है,
उसके हम देखेंगे पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर है नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उसके अलावा जो उज्जैनी जैसे अन्य नगर थे, ये भूतल मार्गों के किनारे थे। इसके अलावा जो पुहार जैसे नगर थे, ये समुद्र तट पर थे, जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। इसके हम देखेंगे मथुरा जैसे जो अनेक शहर थे, ये व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधि के जीव जीवंत केंद्र थे। ठीक है, तो हमने कौन कौन से नगर पढ़े? पाटलिपुत्र पढ़ा, उज्जैनी पढ़ा, इसके अलावा पुहार पढ़ा, इसके अलावा एक मथुरा पढ़ा। ठीक है, हम देखें कि पाटलिपुत्र का इतिहास क्या था। जो प्रत्येक नगर का एक अलग अलग इतिहास होता है। इसी तरह हम देखेंगे पाटलिपुत्र कैसा था। जो पाटलिपुत्र का विकास हुआ एक पाटली ग्राम नाम के एक गांव से हुआ। ठीक है, ये पाटलिपुत्र था, ये एक पाटली ग्राम एक गांव था, उसके वहाँ से हुआ। लेकिन हम देखेंगे 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो मगध के शासक थे, उसने राजधानी राजगाह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और उसका नाम बदल दिया। लेकिन राजधानी चेंज होते होते कब हुआ? 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते हैं तो यह मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया और जब चीनी यात्री सेनसांग 7वीं शताब्दी में आया, 7वीं सदी ईस्वी में यहाँ आया, तो इसे एक नगर खंडर में बदल दिया। ठीक है, दो चीनी यात्री को इम्पोर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में हर हाल में आता है। दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा या फिर दोनों आता है, एक फायान और एक हेनसांग। ठीक है, तो जो फायान था वो 34वीं शताब्दी ईस्वी में आया था और जो हेनसांग था वो कब आया था? वो आया था 7वीं शताब्दी ईस्वी में। ये चीनी यात्री था, इसे ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि जो जनसंख्या थी नगरीय, वो कैसी थी। सम्भ्रांत वर्ग और शिल्पकार में बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हम पढ़े कि जो शासक वर्ग और राजा वो किलेबंद नगरों में रहते थे, क्योंकि उस वक्त जो था ना, ऐसा था कि लोग एक दूसरे पर अटैक कर देते थे। अगर अपना बचाव नहीं करेंगे, किले को घेरेंगे नहीं, तो कोई भी जो दुश्मन होते थे, जो पड़ोसी मुल्क होते थे, वो अटैक कर देते थे। जिसकी वजह से जो राजा और जो शासक वर्ग है वो किलेबंद नगरों में रहते थे। और इसमें से हम देखेंगे अधिकांश जो स्थल पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी उन जगहों पे लोग रहते हैं, तो वहाँ खुदाई करना आसान काम नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। इसके बाद हम देखें कि फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के जो अवशेष है प्राप्त हुए हैं। इनसे उत्कृष्ट श्रेणी के एक मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली है। ठीक है, यहाँ जो खुदाई हुई है उसे क्या मिला है? एक उत्कृष्ट श्रेणी के जो मिट्टी के कटोरे और थालियाँ मिली है, जिन पर चमकदार कली चढ़ाई गई है। इसे क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। ये याद रखना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना। जो पुरावशेष मिले हैं वो उत्कृष्ट श्रेणी की मिट्टी के कटोरे, ठीक है, और थालियाँ मिली हैं जिन पर चमकदार कली चढ़ी है, उसे क्या कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। उसे बोलते हैं उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र। ठीक है, संभवतः इसका उपयोग जो अमीर लोग क्या करते होंगे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की ईंटें मिली है। ठीक है, खुदाई में दौरान। इसके लिए हम देखेंगे जो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते-आते हम कई नगरों में छोटे धनात्मक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जो छोटे धनात्मक अभिलेख है वो पूछ सकता है कि कब से मिले। तो जो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते-आते जो कई नगर थे उसमें छोटे धनात्मक अभिलेख मिले हैं। इसके बाद हम देखें कि जो इनमें दाता के नाम के साथ-साथ पराया उसके व्यवसाय का भी उल्लेख होता था। ठीक है, किसने दान दिया, उसके साथ-साथ उस जो वो कौन-कौन से कार्य करते थे, उसकी व्यवसाय क्या थी, उसके बारे में भी उल्लेख मिलता है। इन नगरों में रहने वाले कौन-कौन से थे वो हम देख लेंगे। धोबी थे, इसके अलावा बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, सोनकार, लौहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी और राजाओं के बारे में विवरण मिलते हैं। ठीक है, जो दानात्मक अभिलेख है कब मिले थे? 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, कभी कभी जो उत्पादकों और व्यापारी के जो संघ है उसका भी हमें उल्लेख मिलता है अभिलेख पे। ठीक है, हम जिन्हें क्या बोलते हैं? श्रेणी कहते हैं। ऐसे ये क्वेश्चन आता है कि जो व्यापारियों के संघ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये सब श्रेणियाँ संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी, फिर उसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यह संभव कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले सम्भ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लौह उपकरणों का प्रयोग किया। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे ये जो क्षेत्र है, ये एक देख सकते हो, ये प्रतिमा की एक भेंट है। एक प्रतिमा की भेंट दिया था। एक यह मथुरा से मिली एक मूर्ति का भाग है। इस पर जो प्राकृत में अभिलेख है, क्वेश्चन आता है, ये पिक्चर दे देगा और बोलेगा इस पर जो अभिलेख है वो किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि एक स्वर्णकार धर्मक की पत्नी, धर्मक नाम है स्वर्णकार,
ठीक है। स्वर्णकार जानते हो क्या होता है? ठीक है। तो स्वर्णकार धर्म धर्म की पत्नी जो सोना बनाता है, जो सोना के काम करता है, ठीक है। स्वर्णकार धर्म की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था, ठीक है। किसने स्थापित किया था? नागपिया ने, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जैसे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण राज्य और नगर है। कुषाण ये राज्य है, गुप्त शासक है, शातवाहन हो गए, वकाटक हो गए, जिस जहाँ विवाह उस परमावती गुप्ता का हुआ था, ठीक है। इसका हम देखेंगे पाटलिपुत्र हो गया, राजगीर हो गया, ये सब उस वक्त की जो नगर थी। मथुरा हो गया, विदिशा, कौशाम्बी, वाराणसी, सरस्वती, ठीक है। पैठन, सुपारा, थानपटक, चोल, चेर, पांडे, ये सब था, ये साउथ में था, ठीक है। और पुहार ये भी साउथ में क्षेत्र था। इसके बाद हम देखेंगे कैसे जो उपमहाद्वीप और उसके बाहर का जो व्यापार होता था वो कैसे होता था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही जो उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानव जल जाल बिछ गया था, ठीक है। छठी शताब्दी से तो आते थे जो उपमहाद्वीप थे उसमें नदी मार्ग और जो भूमार्ग है उसके मानव जाल बिछ गया था। हर तरफ व्यापार हो रहे थे बाहर, इंडिया से बाहर, ठीक है। और कहीं जो दिशाओं में फैल गया था, तो मध्य एशिया और उससे भी आगे तक जो भूमार्ग थे, ठीक है, वहाँ तक ये फैल गया था। जो समुद्र तट पर बने कई बंदरगाहों से जो जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया। समझ सकते हो उस वक्त का व्यापार व्यवस्था कहाँ तक फैली थी। अब सोच सकते हो कि जो हमारी सभ्यता थी वो कितनी सभ्य थी उस वक्त की, ठीक है। उस वक्त की जो डायनेस्टी थी, जो साम्राज्य थे, जो राजा थी, वो कितने ताकतवर होते थे और कैसे व्यापार विदेशों में उस वक्त हो जाता था। अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया था। समझ सकते हो भाई कितनी पावरफुल रही होगी उस वक्त की प्रशासनिक व्यवस्था और व्यापारियों का जो काम करने का तरीका, ठीक है। आगे हम देखेंगे शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः ये उन मार्गों पर व्यापारी की सुरक्षा बदले उसे धन लेते थे, ठीक है। जो शासक होते थे वो वो चाहते थे कि जो इन मार्ग है उस पर नियंत्रण करे, ठीक है। और इसके बदले जो व्यापारी होते थे उनसे बोलते आज के जैसे टैक्स लेते थे उसको ब्याज, ठीक है, धन लेते थे, उस पैसे लेते थे उसके बदले। देखिए इन मार्गों पर जो चलने वाले व्यापारी में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी, बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही समुद्र मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे जो खतरनाक थे लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। तमिल भाषा में हमें मिलता है मसत्थुवन, ठीक है। मस्तथुवन और प्राकृत में सत्यवाहा और सेठी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे, ठीक है। व्यापारी का नाम है सफल व्यापारी, बड़े धनी हो जाते थे। कौन? प्राकृत में अगर हम तमिल भाषा में बात करें तो मसत्थुवन और प्राकृत में सातवाहा, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के जो सामान थे ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। जो रोमन साम्राज्य में काली मिर्च है जैसे मसाले तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। जो भारत की काली मिर्च थी, मसाले थे, कपड़े थे, जड़ी बूटी थी, उसकी बहुत मांग थी। कहाँ? रोमन साम्राज्य में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कौन से साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी मांग थी? तो याद रखना रोमन साम्राज्य में। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के राष्ट्रीय भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था, ठीक है, याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे सिक्के और राजा, सिक्के और राजा के इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे। व्यापार के लिए जो सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया था। हम बात करें जो पहले था कैसा कहता था, सामान के बदले सामान देते थे, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली था। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा वस्तु विनिमय प्रणाली। ये होता था कि अगर एक एक अगर व्यक्ति को अगर कुछ चीज़ें चाहिए तो उसके बदले वो सामान देता था। फिर वो उससे अगर जैसे मान लो कि किसी को गेहूँ की ज़रूरत हो तो ठीक है, तो और गेहूँ की ज़रूरत हो और उसके पास चावल हो तो वो कैसे लेगा? तो वो चावल देता था उसे और उससे बदले वो गेहूँ लेता था। तो पहले ये था। लेकिन अगर पैसा आ जाता है तो कितना आसान हो जाता है, ठीक है। क्या ऐसा भी तो हो सकता है कि हम जिससे गेहूँ लेना है उसके चावल की ज़रूरत ना हो, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो। तो इससे ये थोड़ा इसमें प्रॉब्लम था, बहुत प्रॉब्लम था। जिसकी वजह से सिक्के में या प्रचलन से जो विनिमय है वो आसान हो गया था। चांदी और तांबे के जो आहत सिक्के हैं लगभग छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ये सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आ गए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से सिक्के सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आ गए? तो चांदी और तांबे के कौन सिक्के? आहत सिक्के। आहत सिक्के इसलिए नाम है क्योंकि इसे आहत करके बनाया जाता है। आहत मतलब होता है पीटना, थोप थोप यानी होता है ना, पीट कर बनाए जाते थे। इसके हम देखेंगे कि
पूरे महाद्वीप में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। इसके अलावा मुद्रा शास्त्रियों मतलब क्या होता है? मुद्रा शास्त्र मतलब होता है जो होता है ना, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है मुद्रा शास्त्र। तो मुद्रा शास्त्रियों ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन, और मुद्रा शास्त्र बोलते हैं जो मुद्रा का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं मुद्रा शास्त्री। और मुद्रा शास्त्र बोलते हैं जो मुद्रा का अध्ययन होता है, ठीक है, और जो अध्ययन करने वाला होता है उसको मुद्रा शास्त्री, याद रहेगा, इन्हें कंफ्यूज नहीं होना है। इसके अलावा सिक्कों का अध्ययन करके अनेक वाणिज्य प्रयोग से संभवतः क्षेत्रों का पता लगाया। आहा सिक्के पर बने जो प्रतीकों है, को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंश के प्रतीक से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई है। तो पता चला कि इन सिक्कों के राजाओं ने जारी किया था, ठीक है। ऐसा सवाल होता है ना कि भाई ये सिक्के थे, सिक्के किसने जारी किए? तो जो आहा सिक्के पर जो बने जो प्रतीक है और उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंश के प्रतीक से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई, तो पता क्या चला कि ये सिक्कों को राजाओं को द्वारा जारी किया जाता था। यह भी संभव है कि जो समाज में व्यापारी थे, धनपतियों और जो नागरिकों ने इस प्रकार के सिक्के जारी किए हो, ऐसा संभव है। इसके लिए हम देखेंगे शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। अगर बात की जाए सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए, कौन से सिक्के, तो आहाज सिक्के। इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसने जारी किए थे, मौर्य वंश ने। इसके अलावा अगर ये पूछ लिया जाए कि शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के किस शासक ने शुरू किए, जारी किए थे, तो कौन, हिंद यूनानी शासक। ये हिंद यूनानी शासक द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में जो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र है उस पर नियंत्रण स्थापित किया था। इसके अलावा हम देखेंगे जो सोने के सिक्के हैं बड़े पैमाने पर प्रथम शताब्दी ईस्वी में कुषाण राजाओं ने जारी किए थे, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। जो आहाज सिक्के वो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इसके अलावा जो राजाओं के प्रतिमा और जो शासक की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले किसने जारी किए, ये हिंद यूनानी शासक, ठीक है, कब, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में। इसके अलावा हम बात करेंगे जो सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए, तो ये किए थे कुषाण राजाओं ने जारी किए थे। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों तथा ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी किए सिक्कों से बिल्कुल समान थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो कुषाण शासकों द्वारा जो जारी किए गए सिक्के थे वो किन के समान थे, तो रोमन सम्राटों तथा ईरान के जो पार्थियन शासक थे उसके द्वारा जो जारी किए गए सिक्के थे उसके समान थे, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। मैं एक बार और रिवीजन कर दूंगा ताकि इसमें, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं। पहले अगर सिक्के आए तो वो मार देते हैं हिंद यूनानी शासक, या फिर पहला देख के क्या मार देंगे, कुषाण शासक मार देंगे। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना, मैं बताऊंगा, ठीक है, कैसे करना है। इसके अलावा हम देखेंगे जो सोने के जो सिक्के के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया जाता था, ठीक है। सोने के सिक्के से हमें पता चलता है कि मान सकते हो ना, सोने का सिक्का चल रहा है, तो सोने का सिक्का क्यों चलेगा भाई? सोने का सिक्का इसलिए चलेगा ना कि अगर, क्योंकि भारत में तो सोना नहीं था, तो वहाँ से आता था, विदेश से, ठीक है। तो ऐसा ये पता चलता है कि उस वक्त की जो व्यापार व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी थी, ताकि जो यहाँ से सामान आयात होता था, ठीक है, और वहाँ से जो सोने होते थे, ठीक है, ये निर्यात होता था यहाँ से सामान, और जो सोने होते थे वो यहाँ आते थे, इसके लिए सोने का यहाँ भरमार था। इसके वजह से जो सोने के सिक्के जारी किए गए। तो समझ सकते हो कि जो व्यापार व्यवस्था थी उस वक्त की कितनी अच्छी थी। इसके अलावा हमें बात मिलती है कि जो दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थल से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे ये स्पष्ट होता है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समुद्री यात्रा है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि पेरिप्लस किस भाषा का शब्द है, तो यूनानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, समुद्री यात्रा, ठीक है। पेरिप्लस का मतलब होता है समुद्री यात्रा, और इरिथ्रियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं, ठीक है। इरिथ्रियन यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसको हम देखेंगे मालाबार तट। इसका जो मालाबार तट है उसका आधुनिक नाम क्या है, केरल है। यह एक यूनानी समुद्र यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी का एक अंश है, ठीक है। एक यूनानी समुद्र यात्री ने लिखा था क्या, पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी, ठीक है। ये कब लिखा था, लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में। हम देखेंगे कैसे भारी मात्रा में जो काली मिर्च और दालचीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में वे यानी विदेशी व्यापारी जहाज भेजते थे। एक तो यहाँ भारी मात्रा में जो सिक्के हैं, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टीन और शीशे का आयात किया जाता था। इन बाज़ारों में जो आसपास भारी मात्रा में
उत्पन्न काली मिर्च या निर्यात किया जाता था। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थरों और हीरो और काले नग और जो कछुए होते थे खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखिए तमिलनाडु के कोडुमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगों के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। ठीक, कहाँ मिले हैं? जो मूंग मूल्यवान पत्थर से बनाए जाने वाले जो मूंगों के उद्योग, ठीक है, मूंग होता है ना, उसके उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ मिले हैं? तो तमिलनाडु के कोडुमनाल में। ठीक है, यह संभव कि पेरसुल में वर्णित जो पत्थरों की उन्हीं तटवर्ती बंदरगाहों के स्थानीय व्यापारी लाए होंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आता है कि जो तमिलनाडु में कोडुमनाल कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसके अलावा मालाबार तट का आधुनिक नाम क्या है? केरल है। इसके अलावा यूनानी शासक क्या रचित क्या किया था? तो पेरिप्लस ऑफ एथेंस का एक अंश है। ठीक है, कब की है? ये 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। तो ये याद रखना। इसके सिक्के हमने पढ़ लिए थे, हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो दक्षिण भारत में जो रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि में रोमन साम्राज्य से संबंधित था। ठीक है, हम बात करेंगे जो पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों में जो योधे शासक थे। ठीक है, कबायली गणराज्य ने भी सिक्के जारी किए थे। कबायली गणराज्य ने सिक्के जारी किए थे कहाँ? पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्र में योधे शासक वहाँ रहते थे। कब किए थे? 5वीं शताब्दी ईस्वी में। हम बात करेंगे जो पुराविदों को योधे शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिली है। उस वक्त वो किस धातु के सिक्के जारी किए थे? तांबे के सिक्के। ठीक है, हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे योद्धों की व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। जिससे साबित ये होता है कि जो योद्धे शासक थे वे व्यापार में काफ़ी रुचि रखते थे। इसके अलावा जो सोने के सबसे भव्य सिक्के, सोने के सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए? कुषाण शासक ने। लेकिन अगर बात की जाए कि सोने के सबसे भव्य सिक्के किसने जारी किए, तो गुप्त शासकों ने जारी किए। थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, लेकिन ये कन्फ्यूजिंग है, तो इसलिए याद रखना। अगर हम बात करें सोने के सबसे पहले सिक्के, तो कुषाण शासक ने। अगर सोने के सबसे भव्य सिक्के, ठीक है, तो वो किसने जारी किए थे? वो जारी किए थे गुप्त शासक ने। सोने का सबसे भव्य सिक्का मतलब था उच्चतम किस्म का जो सोना था, उसके जो सिक्के जारी किए गए थे वो गुप्त शासक के द्वारा जारी किए गए थे। क्योंकि जो इन आरंभिक सिक्कों में जो प्रयुक्त सोना था अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों में व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ मिलता था। 6वीं शताब्दी ईस्वी में सोने के मिलने कम हो गए। ठीक है, हम देखेंगे 6वीं शताब्दी ईस्वी से आते आते जो सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। तो सवाल उठता है ना भाई, सोने के सिक्के मिलने कम क्यों हो गए? तो जो अलग अलग इतिहासकार है, अलग अलग पुरातात्विद है, तो उसका अलग अलग मत है। ठीक है, कुछ का मानना है कि उस काल में आर्थिक संकट पैदा हो गया था। क्या क्वेश्चन है, इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि जो रोमन साम्राज्य है पतन के बाद जो दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदाय और क्षेत्रों में संपदा पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा था। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल में जो सोने के सिक्के है मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख होता रहा है। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस काल में 6वीं शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के का उल्लेख तो मिलता है। ठीक है, ग्रंथों में उल्लेख तो इसका अभिलेखों में मिलता है। ठीक है, ग्रंथ और अभिलेख में सोने के सिक्के के उल्लेख तो मिलता है, लेकिन उस वक्त के जो हम उदय प्रचलन की बात करेंगे वो कम हो गया था। ठीक है, इसका कारण ये हो सकता है कि जो सिक्के हैं इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा। किसी ने उसको संग्रह मतलब एक जगह नहीं रखा। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास इतनी ही करते हैं। ये एक बार हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। मुद्रा शास्त्र क्या होता है? सिक्कों का अध्ययन है मुद्रा शास्त्र। इसके अलावा साथ ही उन पर पाए जाने वाले जो चित्र है, लिपि है आदि था, उनसे जो धातुओं का विश्लेषण और जिन पदार्थों से इन सिक्कों को बनाया गया है, इसका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत ही आता है। ये आप देख सकते हो आहत सिक्के हैं। ठीक है, इसके अलावा ये योधे द्वारा शासक जोड़े गए तांबे के सिक्के। ठीक है, और ये है गुप्त शासक के भव्य सोने के सिक्के। तो कन्फ्यूज नहीं होना। सबसे पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन से सिक्के आए? आहत सिक्के। ठीक है, इसके बाद जो शासक की प्रतिमा और नाम वाले सिक्के किसने जारी किए थे? हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। कब? 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। इसके अलावा सोने के सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए थे? तो कुषाण शासक ने। अगर बात करें सोने के सबसे भव्य सिक्के, तो गुप्त शासक ने। इसके अलावा जो योधो शासक थे पंजाब और हरियाणा में कौन से सिक्के जारी किए थे? तांबे के हजारों सिक्के। ठीक है, एक बार ये देख लेना, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, अच्छे से देख लेना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है यहाँ से क्वेश्चन।
ठीक है, 1 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी सवाल आता है, कभी-कभी सिक्कों पे एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये पूरा जो सारे सिक्के हैं मैंने बात चर्चा की उसको आप लिख दोगे तो अच्छे नंबर आपको मिल जाएँगे। धन्यवाद, आज की क्लास इतना ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और इसी तरह बनते रहो। इसके अलावा अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कमेंट पढ़ूँगा और जो डाउट होगा वो क्लियर करूँगा। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।